नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद राजवंश का शासन। ठीक है, चंद राजवंश कैसे शासन करते थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले की वीडियो है उसमें मैंने चंद राजवंशों के प्रशासन के बारे में डिस्कस किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो एक बार उसे आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज की वीडियो है वो है चंद राजवंशों का प्रशासन। ठीक है, जो चंद राजवंश था उनका जो प्रशासन था वो राजतंत्र वाला था, पंचायती राजतंत्र वाला। ठीक है, पंचायती राजतंत्र की शुरुआत भी चंद राजवंश ने ही की थी, किंतु इसी के साथ निरंकुश राजतंत्र के भी उदाहरण मिलते हैं। कहीं कहीं वो जो था पंचायती राजतंत्र भी था, कहीं ना कहीं अब राजाओं के मन में कोई राजा ऐसे भी आए जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र भी अपनाया था। वे अपने नाम के अंत में देव विरुद्ध लगाते थे। ठीक है, नाम के अंत में क्या लगाते थे? देव विरुद्ध। और ठीक वैसा ही विरुद्ध था जैसा मौर्य सम्राट अशोक अपने लिए देवानम प्रिय। ठीक है, अशोक अपने लिए क्या लगाते थे? देवानम प्रिय। कुषाण सम्राट चीनी इस पद्धति पर अपने को देवपुत्र या वर्धन कहते थे। ठीक है, और राजपूत नरेश अपने नाम के अंत में देव लगाते थे। ठीक है, इसी प्रकार जो है कुमाऊं को भी, जो कुमाऊं का चंद राजवंश था, वो भी अपने नाम के पीछे कौन सा विरुद्ध लगाते थे? देव विरुद्ध लगाते थे। ठीक है, अतः उन्हीं का अनुकरण कर चंदू ने भी किया था। इन्हीं लोगों का अनुकरण करते हुए चंदू लोगों ने भी अपने नाम के पीछे देव का प्रयोग किया था। कत्यूरी राजाओं ने भी यह उपाधि धारण की थी। इसी कारण राजा अपने को देव प्रतिनिधि समझते थे। ठीक है, राजा ही राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। वह प्रधान न्यायाधीश भी होता था। राजा ही सर्वोच्च अधिकारी, और वो न्यायाधीश जिसको भी जो दंड देना होता था वो राजा ही करता था। राज्य की समूची भूमि उनके अधीन थी। जमीन को गूंठ, संकल्प या रौंत में केवल राजा और युवराज ही दे सकते थे। जो जमीन गूंठ दी जाती थी या संकल्प या रौंत दी जाती, गूंठ वो भूमि होती थी जो मंदिरों के लिए दान दी जाती थी। ठीक है, दूसरा जो रौंत या संकल्प होती थी, रौद भूमि जो होती थी वो पुरस्कार भूमि होती थी, जो किसी बहादुर सेना को या सेनापति को दी जाती थी रौंत में, मतलब पुरस्कार में कुछ। रौद भूमि जो होती पुरस्कार वाली भूमि होती थी, उसे देने का अधिकार जो था युवराज और राजा दोनों को ही था। युवराज भी दे सकता था और राजा, मतलब युवराज राजा का बेटा। ठीक है, पर्वतचंद, रतनचंद व तिरमलचंद ऐसे ही राजकुमार थे जिन्होंने पिता के होते हुए भी जमीन रौंत या दान दी थी। ठीक है, ये तीन शासक पर्वतचंद, रतनचंद और तिरमलचंद, ये ऐसे शासक थे जब इनके पिताजी या मतलब जो राजा जीवित थे उनके शासन में इन लोगों ने रौंत भूमि दी थी। बाह्य युद्ध के समय राजा स्वयं युद्ध में जाता था। जब बाह्य युद्ध, जो मतलब बाहरी युद्ध होते थे, तब राजा स्वयं जाता था, अथवा उनके साथ युवराज, मंत्री, बक्सी होते थे, सेनापति। ठीक है, वैद्य, गुप्तचर आदि भी जाया करते थे। जब खुद लड़ने जाते थे तो वो पूरा अपने साथ जो है पूरा दलबल लेके जाते थे। ठीक है, जिसमें सेनापति भी होते थे, वैद्य भी होते थे, गुप्तचर भी होते थे, युवराज, मंत्री, मतलब ये पूरा साजो सामान लेके जाते थे युद्ध करने के लिए। शांति काल में वह राज दरबार में बैठकर प्रजा की शिकायतें सुनते थे। चंद राजवंश में जो था प्रजा की शिकायतें भी सुनी जाती थी। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च अधिकारी अगर राजा है तो उसी की चलेगी, ऐसा नहीं है। वो प्रजा से भी पूछे जाते थे सवाल कि कौन सी प्रॉब्लम है आपको, तो कौन सी समस्या, उसका समाधान किया जाता था फिर। ठीक है, सभासदों के परामर्श में फैसला सुनाता था, किंतु दिल्ली के सुल्तानों व बादशाहों के संपर्क में आकर चंद राजाओं ने भी आखेट करना, मद्यपान करना और जुआ खेलना सीख लिया था। जब ये दिल्ली के जो सम्राट थे उनके राज दरबार में गए तो वहाँ से भी कुछ इन्होंने गलत चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, राजा के 4 व्यसन, आखेट, मद्यपान, युद्ध क्रीड़ा, मल्ल के युद्ध, ये सभी चंद राजाओं में थे। अपने मल्ल विद्या व्यसन के कारण ही सिरा के रैका मल्ल कहलाए। ठीक है, मल्ल व्यसन के कारण ही जो सिरा क्षेत्र था पिथौरागढ़ का, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उनको मल्ल कहने लगे, क्योंकि उनके बाद ऐसा व्यसन हो गया था। युवराज का कार्य कामकाज में अपने पिताजी की सहायता करना होता था। राजा के बूढ़े व अशक्त हो जाने पर वही सेना का नेतृत्व करता था। रतनचंद और तिरमलचंद ने इसके उदाहरण हैं। ठीक है, रतनचंद और तिरमलचंद 2 उदाहरण है इसके। जब
इनके जो पिता थे, जो शासक राजा थे, वो बूढ़े हो चुके थे। तो तिरुमलचंद और रतनचंद जो दो ऐसे शासक रहे जिन्होंने पिताजी के कार्यकाल में ही जो है ऐसे कार्य किए थे। जब भी राजा किसी बहादुरी के लिए या किसी व्यक्ति को जमीन रौंत में देता था तो उसमें युवराज प्रथम गवाह होता था, और कभी कभी वह उसी ताम्रपत्र को प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाता था। ठीक है। जब राजा किसी व्यक्ति को जमीन रौंत में पुरस्कार में देता था तो उसका सबसे गवाह या साक्षी कौन होता था? वो राजकुमार ही होता था। ठीक है। कभी कभी वह उसी ताम्रपत्र को प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाता था। कभी कभी ऐसा होता था राजकुमार जो है उसके पास उसे पहुंचाने का कार्य भी किया किया करता था। राजा के बाद युवराज ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। हाँ, राजा के बाद जो होता था युवराज सर्वोच्च सेनापति होता था, क्योंकि राजा के बिना सेना कहीं जाती नहीं थी। लेकिन राजा जब स्थिति में नहीं होता था तो उसका सेना का सर्वोच्च सेनापति कहलाएगा युवराज। लक्ष्मी चंद की गढ़ देश के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय तिरुमल चंद के सेनापतित्व में ही हुआ है। ठीक है। जब लक्ष्मी चंद का पुत्र तिरुमल चंद जो था वो जब गढ़वाल पर उन्होंने आक्रमण किया था तो जो सेना का सेनापतित्व किया था वो विजय चंद ने किया था। विजय तिरुमल चंद ने। भारतीय चंद के समय में जुमला, बजांग, सिरा व थल की विजय युवराज रतनचंद ने की थी। ठीक है। राजकाज में युवराज की सहायता करने के लिए युवराज मंत्री होते थे। चंदों के दरबार में प्रायः जो अशांति छाई रहती थी उसके जनक ये ब्राह्मण मंत्री थे। ठीक है। जो अशांति छाई रहती थी उसका जो जनक माना गया वो इन ब्राह्मणों को माना गया, जो मंत्री बनाए गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टी सीधी हरकत करते थे शासन के बीच में, तो उससे जो है जनता जो थी अशांत हो जाती थी। चंद राजाओं के समय में महरा फरत्याल उनके परामर्शदाता होते थे। ठीक है। महरा और फरत्याल दो ये परामर्शदाता रखे गए थे। ठीक है। इनके साथ ब्राह्मण व अब्राह्मण, देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि, जिन्हें ताम्रपत्रों में पौरी 15 कहा गया है, इनको पौरी 15 कहा गया है, भी राजा के परामर्शदाता होते थे। ये पौरी 15 वाली जो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिसमें ये कास्ट जो जातिगत व्यवस्था की गई थी उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, उसमें मैंने डिटेल बताया गया है, मैंने बताया है इसके बारे में। इन्हीं मेहरा और फरत्यालों के 2 आलों में सारा चंद राज दरबार निर्भर रहता था। इनके अलावा गुरु, पुरोहित, वैद्य, लेखक, ताम्र, कट्टक, उत्कीर्णक भी राजा दरबार में सम्मान पाते थे। मतलब उस समय जो था जो सभी जाति व्यवस्था जैसी भी थी उनको सभी को सम्मान बराबर मिलता था। जब जिस आल का बहुत्तम होता था उसी के इच्छा अनुसार बख्शी या दीवान चयनित होते थे। बख्शी सेनापति होते थे ना, तो जिस आल, अब ये 2 आल होते थे महर और फरत्याल। ठीक है। ये दोनों आलों में जिसका बहुमत होता था, जिस दल का ज़्यादा बहुमत होगा तो उसमें से ही बख्शी और दीवान चुने जाते थे। दीवान जो होते थे वो प्रायः जोशी ही होते थे। ठीक है। जोशी लोग दीवान होते थे। जयकृत जोशी, शिव जोशी, शिवदेव जोशी व हरक देव जोशी उत्कीर्ण उत्तरवर्ती चंद नरेशों के बड़े विख्यात दीवान थे। ठीक है। कहीं ना कहीं ये उल्लेख हुआ है तो ऐसे माना जाता है कि जो दीवान थे वो जोशी लोग ही थे। 1765 के दीपचंद के सैन मानरा पट्टाभिलेख में शिवदेव को बख्शी कहा गया है। ठीक है। किसे कहा गया है? बख्शी। दीपचंद के सैन मानरा पट्टाभिलेख में शिवदेव को क्या क्या कहा गया है? बख्शी, मतलब सेनापति कहा गया है। शिवदेव था उस समय दीपचंद के सैन मानरा पट्टाभिलेख में। ये याद रखना है कि सैन मानरा पट्टाभिलेख किससे संबंधित है? वो दीपचंद से है, उसकी खोज हुई थी, वो लिखा गया है 1765 में। ठीक है। यहाँ से प्राप्त दीपचंद के समस्त पट्टू में मोहन चौधरी को लेखक कहा गया है। 1746 में कल्याणचंद के समय बलीराम चौधरी लेखक था और 1760 में बैजराम साहू भी लेखक ही था। इससे प्रतीत होता है कि ताम्रपत्रों के लेखन जोशियों के अलावा अन्य जातियों के लोग भी थे। दीवान उपाधि प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होती थी।
मंत्री और बख्शी परंपरागत होते थे। अच्छा, ये मंत्री और बख्शी जो थे परंपरागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही होते थे। ठीक है, जिनको एक बार बना दिया उनकी पीढ़ी ही उन चीज़ों को मंत्री और बख्शी बनेंगे। और जो ताम्रपत्र लिखने वाले थे, ठीक है, ये जोशी ही नहीं थे, ये अन्य लोगों का भी इनमें वर्णन मिलता है। शिवदेव जोशी के बाद हरकदेव जोशी वंशानुगत दीवान बना। दीवान के अलावा छोटे छोटे मंत्री अथवा सचिव भी होते थे। इन्हीं इनकी संख्या अधिकतम 10 होती थी और इन्हें भूमि दी जाती थी। सचिवों में पुरोहित, गुरु पंडित, बख्शी, भंडारी, प्रहरी, सहजाली, राजा की निजी वस्तुओं पर संरक्षण, चौधरी, सुदास तथा सूत्रधार तथा विष्णु होते थे। ठीक है, ये लोग भी क्या होते थे, सचिव या पुरोहित होते थे लोग। ठीक है, इसके अलावा ताम्रपत्र तैयार करने के लिए तमोटा और राजा की निजी जमीन जोतने के लिए हलवाहे भी इन्हीं के मध्य में होते थे और उन्हें भी काम के बदले जमीन दी जाती थी। चंद काल में समूचा राज्य प्रशासन मंडलों में विभक्त था। ठीक है, और मंडल दो प्रकार के होते थे। जो पूरा राज्य था चंद्रकाल का, वो दो मंडलों में विभक्त था। एक था सामंतों के अधीन, एक था राजा के अधीन। ठीक है, दो थे मंडल चंद्र राजवंश, एक सामंतों के अधीन था, एक राजा के अधीन था। मंडल प्रशासन का उल्लेख चंदू के पूर्व बमों के समय में ही मिलता है। चंद राजा बड़े राजनीतिज्ञ थे अथवा उन्होंने जिन जिन राज्यों की विजय की उनके पूर्व शासकों को ही अपने अधीनस्थ सामंत के रूप में नियुक्त किया था। पृथ्वीचंद राजवार बालो कल्याणचंद का मणकोट सामंत था। पृथ्वीचंद रजवार जो था बालो कल्याण का मणकोट सामंत था। भारती चंद ने शोर में बमों को पराजित कर लेने के बाद भी विजय बम को अपना अधीनस्थ सामंत बनाया। ठीक है, चंद्रवंश ने विजय बम को जब हराया था तो उसे अपने अधीनस्थ वो बना दिया, सामंत बना दिया। सेड़ा खरकोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजा विजयबम को विरुद्ध सहित सामंत अंकित किया गया है। रतनचंद ने सीरा को विजित करने के बाद भी बछेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया। यही कार्य पाली, पछाऊ, चौगरखा, बारामंडल, कचूरी घाटी व तराई के प्रांतों में भी किया गया है। सामंतों को राजा बारामंडल, कत्यूर घाटी व तराई के प्रांतों में भी नियुक्त किया गया है। सामंतों को राजा और रजवार उपाधि धारण करने की छूट थी। ठीक है, जो सामंत थे उनको राजा और रजवार की उपाधि करने की छूट उन्हीं को थी, केवल सामंतों को। ये सामंत राजा को वार्षिक कर दिया करते थे। युद्ध काल में राजा की सैनिक सहायता करते थे और स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में जाते थे। इन्हें ठकुर भी कहा जाता था क्योंकि युद्ध करने जाते थे, इसलिए इन्हें ठकुर भी कहते थे। मंडलों के नीचे देश होते थे। ठीक है, पहले सबसे ऊंचे पद पर होते थे मंडल, अब मंडलों के नीचे देश होते थे। दो मंडल थे, एक सामंत के अधीन, एक राजा के अधीन। अब थे देश। जो देश यथा तलदेश, मल्लादेश, गुमदेश, गरुड़ देश, खरक देश, माल भाबर का देश, पर्वत डोडी का देश आदि ऐसे नाम उल्लेखित हैं। ठीक है, शासन की छोटी इकाइयां परगने और गरखे में थी। छोटी इकाइयां कौन सी थी? ऊपर तो राजा, मंत्री, सेनापति, बख्शी ऐसे होते थे, लेकिन जो छोटी इकाइयाँ थी वहाँ पर परगने व गरखे होते थे। जो परगने थे, ठीक है, परगने दो प्रकार के होते थे। एक वो जो नागरिक अधिकारी के अधीन होते थे। ठीक है, जो नागरिक जो होते थे वो अधिकारी के अधीन होते थे। जो दूसरे जो सैनिक कमांडर बख्शी के अधीन होते थे। दो प्रकार के परगने होते थे। एक तो होते थे जो अधिकारी के अधीन होते थे, जो नागरिक। ठीक है, दूसरा जो सैनिक कमांडर के अधीन होते थे। नागरिक परगने के अधिकारी को सिकदार या सरीदार कहा जाता था। जगतचंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में बख्शी का परगना का उल्लेख भी आया है। ठीक है, नागरिक परगने का अधिकारी को क्या कहते थे? जो नागरिक परगने का अधिकारी होता था, दो थे ना, नागरिक एक सैनिक। जो नागरिक परगना अधिकारी होता था उसे सिकदार या सरीदार कहते थे। ठीक है, और जगतचंद के बख्शी ताम्रपत्र में बख्शी का परगना उल्लेख है। चंदू के समय में अन्य परगने, अब चंदू के समय में कुछ और परगने भी थे जिनकी संख्या कम से कम 18 से 20 है। ठीक है, चंदू के समय में अन्य परगने जो थे, काली कुमाऊं हो गया, ध्यानीरो, चौभैसी, सोर, सीरा,
फलदाकोट, धनियाकोट, छकाता, कोटली, कोटा भाबर, दानपुर, दरमा घाटी, पाली पछाऊ, कत्यूर, चौगरखा, ये जो थे उस समय के क्या थे, परगने थे, चंद राजाओं के समय के। इसके अलावा तराई भाबर में निम्नलिखित परगने थे: बक्सी, छिनकी, माल, बुक्सार, किलपुरी व मंडिया। ये तराई क्षेत्र के थे। बक्सी हो गया, छिनकी हो गया, माल हो गया, बुक्सार, किलपुरी व मंडिया, ये जो थे ये तराई क्षेत्र के थे। बाकी जो अन्य जो थे वो तराई क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते थे। उद्योग चंद के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरय और सीरा का सिकदार गंगराम था। ठीक है, याद रखना है। अब उद्योग चंद के समय में कहा गया है, उद्योग चंद के समय में जो सिकदार था माल भाबर का, ठीक है, माल देश का, माल का जो सिकदार था वो जगन्नाथ बरय था और सीरा का जो था वो गंगाराम था। ठीक है, ये उद्योग चंद के शासनकाल के जो है सिकदार हैं। इसी प्रकार जगत चंद के समय में सीरा का सिकदार शत्रुसाल भंडारी तथा कुमाऊं परगने का सिकदार शिवदेव बिष्ट था। ठीक है, ये नाम उल्लेखित है। बक्सी का परगना माल भाबर में स्थित था, जिसे लक्ष्मीचंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में माल बक्सी का परगना कहा गया है। बक्सी का परगना माल में स्थित था, जिसे लक्ष्मीचंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में माल बक्सी का परगना कहा गया है। बक्सी का परगना जो था माल में स्थित था, भाबर में स्थित था, जो बक्सी का परगना था, जिसे लक्ष्मीचंद का मूनाकोट ताम्रपत्र जो, ये भी याद रखना है कि जो मूनाकोट ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, वो लक्ष्मीचंद से संबंधित है। ठीक है, और जो अन्य मैंने ऊपर भी डिस्कस किए थे, अभी आगे आगे उनको भी डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जो ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित हो, कहाँ का है। जो मूनाकोट का है वो लक्ष्मीचंद से है। बक्सी का जो परगना माल में स्थित था उसे कहा गया उन्होंने माल बक्सी का परगना। मुगलों के शासनकाल में बक्सी सैनिक अफसर होते थे, मतलब सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो। बक्सी जो होते थे वो सेनापति होते थे। ठीक है, जो शेष अधीनस्थ अधिकारियों पर व कर्मचारियों को वेतन चुकाते थे। अर्थात चंदू के समय भी सैनिक अफसर होने के नाते बक्सी की नियुक्ति माल के परगने में की जाती थी, क्योंकि वहाँ बाहरी आक्रमणों का खतरा रहता था। क्योंकि जब बाहरी लोग आक्रमण करेंगे तो उसके लिए सेना होनी जरूरी होती है, तो बक्सी का भी नियुक्त करना उन्होंने शुरू कर दिया था। संभवतः इसी के अधीन छोटे छोटे सैनिक टुकड़ियां भी रखी जाती थी। इनका अपना कार्यालय होता था। प्रत्येक परगने में एक खजांची, ताम्रपत्रों का लेखक व उत्कीर्ण सूत्रधार तथा धार्मिक सिकदार होता था। प्रत्येक परगने में जो है एक खजांची की व्यवस्था थी, ताम्रपत्र पर लेखन करने वाले की व्यवस्था थी, उत्कीर्ण सूत्रधार थे जो ताम्रपत्र बनाते थे, और एक धार्मिक सिकदार होते थे। ठीक है, परगने का मतलब अधिकारी। परगनों से प्राप्त समस्त नकद व अनाज के रूप में मिली मालगुजारी का प्रबंध सिकदार ही करता था। ठीक है, जो परगने का जो प्राप्त समस्त नकद था, ठीक है, वो अनाज जो था उसका रूप, अनाज के रूप में जो मिली मालगुजारी होती थी उसका प्रबंधन सिकदार ही करता था। जिस स्थान पर ये वस्तुएं एकत्रित की जाती थी उसे भंडार कहते थे और उसके प्रभारी को भंडारी कहते थे। ठीक है, भंडारों में जमा अनाज को राजा के पास पहुंचाने के लिए कैनी नामक खसिया होते थे, जिन्हें खाने पीने के खर्च प्रधान उठाता था। कैनी जो लोग होते थे वो जो राजा था उसके मतलब जो अनाज होता था उसे राजा के पास पहुंचाने के लिए कैनी खसों की व्यवस्था थी। ठीक है, उनका खान पान जो होता था वो प्रधान उठाता था, उनके खान पान की व्यवस्था को। उन्हें प्रधानों द्वारा बकरा, घी, चावल, आटा आदि दिया जाता था। जगत चंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में सीरा के भंडार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जगत चंद का है ब्रह्म ताम्रपत्र, ठीक है, जहाँ सीरा का भंडार का उल्लेख मिलता है। जिस परगने की भूमि राजा के द्वारा किसी को रौंद में दी जाती थी उसका हस्तांतरण करते समय परगने के सिकदार को राजा के समक्ष उपस्थित रहना पड़ता था। जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तब जो सिकदार होता था उसको राजा के समक्ष जो है उपस्थित होना अनिवार्य होता था। ताम्रपत्र का गुहा भी वही होता था। ठीक है, और कभी कभी सिकदार ही प्रदत्त ताम्रपत्र को अदाता डोनी तक पहुंचाता था। ठीक हो गया। परगने गरखे में विभक्त थे, जो है ऊपर सबसे पहले क्या था, मंडल थे, मंडल फिर देशों में आए, देश से परगने में आए, परगने जो है गरखों में आ गए। अब परगने जो है गरखों में विभक्त थे,
काली कुमाऊं व माल भाबर में जिन्हें पट्टी कहते थे उन्हीं को सोर सिरा व अन्य परगनों में गरखे कहते थे। ठीक है, जो काली कुमाऊं के और माल भाबर क्षेत्र में जिन्हें पट्टे कहते थे उन्हीं को जो है सोर सिरा तथा अन्य परगनों में गरखे कहा जाता था। ये देश के ये देश से छोटे होते थे। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में सीरा परगने के अंतर्गत पर्वत डोडी का देश तथा उसके अंतर्गत कसान के गरखे का भी कसान के गरखे का होना सूचित है। ठीक है, जो जगत चंद का ताम्र कौन सा है, बरम ताम्रपत्र में, उसमें ये बात कही गई है कि जो सीरे के अंतर्गत जो परगना था उसे डोडी का देश कहते थे। ठीक है, और उसके अंतर्गत कसान के गरखे का भी एक कसान गरखा था वो उसी के अंतर्गत आता था। इसी प्रकार बाज बहादुर चंद के उर्ग ताम्रपत्र में सोर को परगना, उद्योत चंद के बडालो ताम्रपत्र में सोर को गरसा और लक्ष्मी चंद के मुनाकोट ताम्रपत्र में उसे केवल गांव कहा गया है। देखो जो ताम्रपत्र है इनको इनमें अलग अलग कहा गया है इसको। ठीक है, परगने या गरखे को अलग अलग बात कही गई है। जो बाज बहादुर चंद का उर्ग ताम्रपत्र है, ठीक है, सोर का परगना कहा गया है उसमें। और उद्योग चंद के बडालो ताम्रपत्र है उस सोर को गरसा कहा गया है, गरसा या गरखा। और लक्ष्मी चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में उसे केवल गांव कहा गया है। ऐसे उल्लेख है उनका। गरखों के प्रशासन को नेगी कहते थे। नेगी गरखों का प्रशासक होता था। जो गरखे का अधिकारी होता था उसे नेगी कहते थे। सोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। इससे ज्ञात होता है कि नेगी पद था न कि जाति। नेगी के नेग यानी दस्तूर मिलता था। नेगी को क्या मिलता था, नेक दस्तूर में मिलता था। नेक कोई जाति नहीं थी, नेक एक पद, अधिकारी का पद था। ठीक है, और शिरोमणि जोशी जो था उसमें सोर का नेगी था। नेगी मतलब वहां का अधिकारी था। गरखे पुनः गांव में विभक्त थे जिनके प्रमुख अथवा मुखिया को सयाना कहते या बूढ़ा कहते थे। ठीक है, जिनके जो गरखे जो थे पुनः, अब गरखे पहले परगने गरखे में विभक्त थे, फिर गरखे जो थे वो गांव में विभक्त थे। गांव का जो मुखिया होता था उसे सयाना या बूढ़ा कहते थे। मतलब एक गांव का सबसे सयाना व्यक्ति वही सयाना था या उसे बूढ़ा कहते थे। दामरा जोहार में ग्राम के मुखिया को बूढ़ा कहते थे। जो दामरा जोहार क्षेत्र है वहाँ पर बूढ़ा कहा जाता था, और अन्य क्षेत्रों में क्या सयाना कहते थे। पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में उसे सयाना कहते थे। पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में सयाना और दामरा जोहार क्षेत्र में उसे बूढ़ा कहा गया था। इनके इनसे छोटा थोकदार होता था। ठीक है, जो थोकदार होते थे वो क्या होते थे, इस सयाणों के छोटे होते थे। बूढ़ा सयाण अपने गांव के न्यायाधीश भी होते थे, क्योंकि सबसे ऊपर ये होते, सबसे बड़े ये होते थे। इनको इनकी जो है सबको सुननी पड़ती थी, सबका कहना मानना पड़ता था, सबको इनका कहना मानना पड़ता था। जहाँ पर बैठकर ये पंचायत करते थे उसे बूढ़ा चौरा कहते थे। जो जिस स्थान पर बैठकर ये न्याय निर्णय किया करते थे या किसी बात पर डिस्कस किया करते थे उसी को कहते थे बूढ़ा चौरा। काली कुमाऊं में भी बूढ़ा चौरा होते थे। इन्हें अपने अधीनस्थ गांव में अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। कल्याण चंद के 1746 ईस्वी के शैणमानरा पट्टाभिलेख में यह पता चला है कि उस समय लची गुसाई मंदराल वहाँ के 16 गांव का सयाना था। ठीक है, कल्याण चंद के 1746 ईस्वी के शैणमानरा जो पट्टाभिलेख है उसमें ये बात कही गई है। इनका मुख्य कार्य प्रधानों के मार्फत मालगुजारी वसूल करना होता था। प्रधान के अधीन फिर कोटाल और प्रहरी भी होते थे। प्रधान जो होता था उसके अधीन कोटाल और प्रहरी होता था। कोटाल का काम प्रधान के अधीन काम कर लगान विषयक हिसाब किताब रखना होता था। प्रत्येक गांव में प्रहरी भी होता था। गांव के जो प्रधान था उसके अधीन कोटाल होता था। ठीक है, और गांव का प्रहरी जो होता था, कोटाल जो होता था उसके हिसाब किताब रखता था। लगान विषयक हिसाब किताब रखने का कार्य करता था कोटाल, और प्रहरी जो होता था गांव का पहरेदारी करता था, चौकीदारी करता था। वहीं डाकिया भी होता था और राजा को दी गल्ला छहाड़ा भी वसूल करता था। ठीक है, डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। किसी भी देशद्रोही, उपद्रवी तथा राजविरोधी को वही फांसी दे सकता था। जो राजा होता था वो सर्वोच्च अधिकारी, उसी के हाथ में होता था किसी को फांसी देना।
फांसी देना, उसे दंड देना जो होता था राजा के हाथों में था। फांसी ऊंचे पहाड़ों में दी जाती थी, जिसे सूली का डांडा कहते थे। जिन्हें फांसी देने की जिन पहाड़ों में ले जाया जाता था, उन पहाड़ों को कहा जाता सूली का डांडा। इनके अलावा न्यौली और बिस्टल नामक कचहरी भी होती थी। न्यौली बिस्टली कचहरी वो होती थी ना, न्यौली होती थी सामान्य जनता के लिए, बिस्टली होती थी सैनिकों के लिए। ठीक है। पंच निवासी नामक पंचायती कचहरी भी चंदू के समय में ही थी। पंच निवासी कचहरी जो थी चंद शासकों के शासनकाल में ही उपस्थित थी। इसी को चारथान भी कहते थे। दंडाधिकारी को डंडे कहा जाता था। विजय चंद के पाभे ताम्रपत्र में, ठीक है, विजय चंद से संबंधित है पाभे ताम्रपत्र, याद रखना, विजय चंद से संबंधित है पाभे ताम्रपत्र में कर्ण विष्णु को डंडे कहा गया है। दंडाधिकारी को कहा क्या कहा जाता था? डंडे। इसी शब्द के उपयुक्त डांड से हुई है, जो दंड का अभ्रंश रूप है। वह छोटे छोटे खंडों के लिए अर्थदंड वसूल करता था, अथवा बड़े अपराध के लिए अपराधी को स्वयं कारागार में डाल सकता था। फांसी की सजा पेड़ पर लटकाकर दी जाती थी। फांसी की सजा जो होती थी उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, उसे पेड़ पर लटका के फांसी की सजा दी जाती थी। जीवित को बोरे में डालकर नदी में बहाकर भी दी जाती थी। सजा देने का जो दो तरीके थे, एक तो पेड़ पर फांसी पर लटकाया जाता था, दूसरे बोरे में बंद करके जिंदा उस व्यक्ति को, जो दंड पाने वाला व्यक्ति होता था, उसे नदी में बहा दिया जाता था। सिराकोड उस समय का कुख्यात कारागार था, जिसमें राजा दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों को रखा गया था। राजधानी में गुप्तचर प्रणाली स्थापित थी। गुप्तचरों के माध्यम से आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमणों की सूचना राजा को दी जाती थी। बाह्य हमलों के समय चंद राजा जासूसों को भी साथ ले जाते थे। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में बधानगढ़ की चढ़ाई के समय बीरेश्वर जोशी वैद्य कुड़िया के साथ जासूसी करने का उल्लेख मिलता है। गुप्तचरों का काम प्रायः वैश्याएं, परिव्राजक व राजवैद्य किया करते थे। गढ़वाल में किफवालो भिकमंगों कहा जाता है। किफवालो गढ़वाल में द्वारा भी गुप्तचारी की जाती थी। मतलब गुप्तचर तो मतलब उनके लिए कोई विशेष पोस्ट नहीं थी, विशेष व्यक्ति का कोई पद नहीं था, लेकिन किसी को भी गुप्तचर बना दिया जाता था। रनिवासियों में महिला गुप्तचर होते थे। राजदरबार में होने वाले कई तरह के षड्यंत्रों का पता लगाने के लिए गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो ये था चंद्रवंशों का प्रशासन। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्र राजवंश की कर नीति। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।